हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का यदि पूर्व भाग देंगे तो वो है तुर्क आक्रमण। और तुर्क आक्रमण दो लोगों के नेतृत्व में हुए, एक महमूद गजनवी और दूसरा महमूद मोहम्मद गोरी। महमूद गजनवी जिसने 1000 से लेकर 1027 तक लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किया। उसका उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रचार करना, धन लूटना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, ये उसका उद्देश्य था। और उसके बाद में महमूद मोहम्मद गोरी, जो कि गजनी के अंतर्गत एक छोटा सा प्रांत था गोर, उसके ये शासक हुआ करते थे। और इन्होंने 1178 से लेकर 1206 ईस्वी तक भारत पर आक्रमण किया। सबसे पहला आक्रमण इन्होंने 1178 ईस्वी में किया था और गुजरात के शासक भीम द्वितीय के समय, भीम द्वितीय के समय में या भीमदेव द्वितीय के समय में बुरी तरह पराजित हुआ और फिर उसने पंजाब की ओर से आक्रमण करना शुरू किया। इसके महत्वपूर्ण आक्रमणों में देखें तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध, जिसमें इसकी पराजय हुई। दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध, वो भी पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय। पहले महमूद गोरी की पराजय, दूसरे में पृथ्वीराज चौहान की पराजय। उसके बाद 1194 चंदावर का युद्ध, और ये हुआ था काशी नरेश के विरुद्ध। किसे कहते हैं काशी नरेश? नहीं पता चला, जरूरत भी नहीं है कि मैं ये सब पता करने की। हाँ मोहित आप बताओ। काशी नरेश कहते हैं गहरवाल वंश को। किसे कहते हैं? गहरवाल वंश को। कहाँ के शासक थे ये? धनेश्वर? हाँ जी, गुजरात के तो नहीं थे, इतनी दूर क्यों जाएंगे? हाँ हाँ, लगता है यहाँ तो मेरे से ही गलती हुई है बताने में। काशी के थे, है ना? काशी नरेश काशी के होंगे, ऐसा अंदाजा तो एक राह चलता झाड़ू लगाने वाला भी लगा सकता है। अंदाजा लगाने में कोई बुराई थोड़ी है। बड़े खुश हुए थे आप, है ना? थोड़ी देर में बुखार उतर गए। ये कन्नौज के शासक, कन्नौज के थे ना? कहाँ के थे? कन्नौज के शासक थे। राजा जयचंद कहाँ का शासक था? कन्नौज का था। और उसके समकालीन दिल्ली और अजमेर, अजमेर में पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली में कौन थे? तोमर वंश का शासन था। लेकिन इन्होंने चौहान ने क्या किया? दिल्ली पर भी कब्जा करके रखा था। इसलिए कन्नौज के शासक और पृथ्वीराज चौहान के बीच में क्या था? एक रंजिश। इस कारण उनके बीच में क्या थी? एक तरीके की रंजिश थी। यही तो बताया था मैंने पहले। कन्नौज के थे राजा जयचंद। कहाँ के शासक थे? जोर से बोलो। कन्नौज। कन्नौज के थे। जोर से बोलोगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करते हैं, लेकिन ऊंची आवाज में बोलना बहुत जरूरी है। कन्नौज के चंदावर का युद्ध 1194 पढ़ा था मैंने। महमूद मोहम्मद गोरी और कन्नौज के शासक। अब ऐसा बताते जाऊंगा, आप लोग भूल जाते हो तो इसलिए पूरा, जैसे मेरा नाम कोई शंकर बोले तो भूल जाता है, और शंकर सातनकर पूरा बोले तो फिर दोनों में से कुछ ना कुछ याद रखता है। तो ऐसे ये पूरा बोलते जाऊंगा मैं, है आप लोगों की सुविधा के लिए। कन्नौज के शासक जयचंद के विरुद्ध, और इसमें कन्नौज का शासक जयचंद पराजित हुआ था। ठीक, इसके बाद में हम देखते हैं 1205 ईस्वी में, 1205 ईस्वी में 6 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध उसका अंतिम आक्रमण। 5 में जाटों के विरुद्ध उसका आक्रमण हुआ, और जब वापस जा रहा था तब उसे क्या किया? नहीं, खोखरों के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? खोखरों के विरुद्ध था। और वापस जब वो जा रहा था, गौर प्रदेश वापस लौट रहा था, तब उसकी हत्या कर दी गई। तो उसका पुत्र गियासुद्दीन, और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का जो प्रांत उसने जीता था उसका प्रमुख नियुक्त कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, और इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। 1208 ईस्वी में
दास्ता से या गुलामी का मुक्ति पत्र प्राप्त किया। और 1210 ईस्वी में ये लाहौर में चौगान खेलते समय, पोलो खेलते समय घोड़े से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब तुरंत मृत्यु हुई तो आराम शाह जो था उसको उसका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे युद्ध में 1210 में पराजित किया और लाहौर की गद्दी पर अधिकार कर लिया। चूंकि वो गुलामों का गुलाम था, लेकिन 1206 ईस्वी में ही उसे इस दास्ता से मुक्त कर दिया गया था और उसने अब अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है, दिल्ली का वास्तविक निर्माता इसे कहा जाता है। और इसने खलीफा से 1228-29 ईस्वी में उसने अपने सुल्तान बनने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया और दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान ये बना। बहुत सारे शत्रु थे, कुबाचा, याल्दोज, इन सब का इसने दमन किया, अपना शासन प्रारंभ किया। एकता प्रणाली की इसने शुरुआत की और दल चालीसा का इसके द्वारा गठन किया गया। ये पढ़ा आपने, दल चालीसा का इसके द्वारा गठन किया गया था। कौन था दल चालीसा? तुर्क सरदारों। गुड, बहुत शानदार, यही शुरुआत हो गई। तुर्क सरदारों का ये दल था जिसका गठन इल्तुतमिश ने किया था और बलबन ने इसे समाप्त कर दिया। 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो तीनों बातें होना चाहिए, शुरुआत किसने की, अंत किसने किया, ये क्या था। इसके बाद में जब 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई तो रुकनुद्दीन फिरोज को वहां का सुल्तान घोषित किया गया। लेकिन इनकी जो माँ थी शाह तुर्का, इनके हाथों में वास्तविक सत्ता थी और एक अराजकता की स्थिति थी। रक्त और लोह की नीति अपनाई थे, दुश्मनों को सर्वनाश कर रहे थे और वहां पे ढेर सारे षड्यंत्र ये वो चल रहे थे। तो जनता ने सोचा कि ये तो गलत है और रजिया सुल्तान को वहां का दिल्ली का सुल्तान बना दिया। प्रथम महिला शासिका ये दिल्ली की बनी कब? 1236 ईस्वी में। लेकिन चूंकि ये महिला थी इसलिए इनका विरोध किया गया और ये पर्दा प्रथा को त्याग दिया इसने। कुबा और कुला पहनती थी और दरबार में आती थी, तो जो तुर्क सरदार थे, दल चालीसा था, उनको बड़ा अपमान लगता था, एक महिला को हमें सैल्यूट करना पड़ता है ये वो। तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया और विरोध करने में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था? हाँ, नहीं, अल्तुमिया नहीं था। हाँ, निजाम उल नहीं, ये नहीं, निजाम उल मुल्क जुनैदी, बहुत बढ़िया, जुनैदी है, निजाम उल मुल्क जुनैदी। ये सबसे महत्वपूर्ण दरबार, ये सबसे महत्वपूर्ण जो उसका विरोधी था। एक मलिक अलाउद्दीन जानी पड़ा होगा, सैफुद्दीन खूची पड़ा होगा, कबीर खान पड़ा होगा, ये उसका विरोध कर रहे थे। तो इसके लिए उसने क्या किया? कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां की। एक अल्तुनिया का सरदार था, अल्तुनिया था, वो भी विरोध करता था, तो उसे दूर तबर हिंद भटिंडा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। क्या? इक्तेदार नियुक्त कर दिया। कहां का? तबर हिंद। इतना सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रजिया सुल्तान के समय तबर हिंद का इक्तेदार किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे? अल्तुनिया को नियुक्त कर दिया था। और महत्वपूर्ण नियुक्ति है, उसके साथ में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, एक अभिसीनियाई नागरिक, नाम क्या था उसका? मलिक याकूत। और उसे क्या नियुक्त किया गया था? आमिर आकुर घुड़सार या अश्वशाला का प्रमुख नियुक्त कर दिया था। और ये कहा जाता है कि उन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग भी चल रहा था। इसके बाद 1240 ईस्वी की एक घटना, 1240 में क्या हुआ? अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। कहां विद्रोह किया था? तबर ये हिंद में। और रजिया सुल्तान कहां से शासन कर रही थी? दिल्ली से। तो वो गई उसको दबाने के लिए सेना के साथ में, लेकिन रास्ते में क्या किया? याकूत की हत्या कर दी गई और अल्तुनिया को बंदी बना लिया। और अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया।
और जो इल्तुतमिश का एक बड़ा मंझला बेटा था, 3 बेटे थे और 1 बेटी थी, तो सबसे छोटे वाले को तो शासक बना दिया था, फिर उसको अपदस्थ कर दिया। तो मंझला बेटा था वो बड़ा खुश हुआ और बहराम शाह ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। कहाँ पर? दिल्ली में, क्योंकि सुल्तान का पद वहां पर खाली, क्योंकि रजिया सुल्तान को वहां पर बंदी बना लिया। लेकिन उसने वहां कूटनीति का परिचय दिया और क्या किया नहीं पता आपको? अल्तुनिया से विवाह कर लिया, अल्तुनिया से विवाह कर लिया। कितना अच्छा काम किया उसने, आपको पता भी नहीं चला है। आप गुस्सा हो उससे क्योंकि आपको पार्टी में नहीं बुलाया उन्होंने, है। ऐसी छोटी छोटी बातों पे इतनी बड़ी दुश्मनी नहीं निकालते भाई, याद सबको रखना पड़ता है, चाहे कोई बुलाए या न बुलाए, समझ में आया। तो अल्तुनिया से उसने विवाह कर दिया और फिर क्या करेंगे, दोनों मिलकर उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, दिल्ली पर कब्जा करते हैं, वापस अपना अधिकार प्राप्त करते हैं। वो निकले वहां से, लेकिन कैथल के निकट उन दोनों की हत्या कर दी गई। अब किसने की थी? कोई बोलते हैं कि लुटेरे थे, उन्होंने हत्या कर दी थी, और कोई बोलते हैं कि ये जो बहराम शाह जो दिल्ली का शासक बना था, इसी ने सेना भेजी थी और दिल्ली आने से पहले इन दोनों का कत्ल करवा दिया। बात क्लियर हो गई। अब जब बहराम शाह शासक बना तो इनका जो शासनकाल है हत्या, विश्वासघात और षड्यंत्रों का शासनकाल, क्योंकि जनता ने चुना था क्या उसे? नहीं, उतना बड़ा कोई आधार भी नहीं था, तो षड्यंत्र और ये वो सब चल रहे थे और उसे अपदस्थ कर दिया गया। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक इसका शासनकाल रहा और इसके समय में एक ही अच्छा काम हुआ। कौन सा काम हुआ? अमीर हाजिब, बलवन को अमीर हाजिब नियुक्त कर दिया और जैसे ही ये अमीर हाजिब नियुक्त हुआ, इसने अपने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया, अपना पद जो मुख्य पद है वो प्राप्त करने की कोशिश की। इसके बाद हम देखते हैं नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद, अनिल कुमार जी बताइए क्या करता था नासिरुद्दीन महमूद? सबसे महत्वपूर्ण काम इसका क्यों याद किया जाता है? नासिरुद्दीन महमूद, जल्दी बको। दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान बनाया, ठीक है। सुल्तान बनने के बाद क्या करता था? गंजा आदमी अपना सिर छुपाने के लिए क्या करता है? टोपी पहनता है। ये बुड़बक को इतना भी नहीं पता क्या करता है, समझ ही नहीं है जरा से भी। कोई टोपी पहनते हैं जो गंजे आदमी होते हैं, अपना सिर छुपाने के लिए क्या करते हैं? टोपी पहनते हैं। ये इतना तो उत्तर पता होगा ना अनिल कुमार, ये भी नहीं पता। जो भी यदि दिन में भी टोपी लगाए, गर्मी के दिनों में भी टोपी लगाए, घर के अंदर कहीं बैठे हैं फिर भी टोपी लगाए, समझ जाओ कुछ ना कुछ फॉल्ट है। तो ये वो काम नहीं करता था, है ना, कुरान की नकल करता था, कुरान की नकल करता था और फिर उसे बेचता था। टोपी वाला भी कल बताया था, लेकिन वो किसके लिए है? औरंगजेब के लिए। टोपी सिलने वाला काम कौन? औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब। और ये नासिरुद्दीन महमूद क्या करते थे? कुरान की नकल करते थे और फिर अपना गुजारा चलाते थे। इनका शासनकाल 1246 से 1266 तक, 1246 से 1266 तक। और बलवन को इन्होंने एक पद दे दिया था, कौन सा? नायब ए मुमालिक, नायब ए मुमालिक, मतलब ये दर चालीसा का प्रमुख था। अब सुल्तान का पद इससे कम हो गया, सुल्तान के छत्र का भी ये प्रयोग करता था। मतलब अब सुल्तान हो या न हो, काम कोई रुकेगा नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है इसके लिए सुल्तान से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी करेगा कौन करेगा? बलवन, कौन करेगा? बलवन। और फिर धीरे धीरे 1266 में उसे अपदस्थ कर दिया और स्वयं ऐसा बोला जाता है कि इसे जहर देकर इसकी हत्या करवा दी थी 1266 में। और गयासुद्दीन बलवन जो है 1266 में दिल्ली सल्तनत के पद को सुशोभित इसने किया और
87 ईस्वी तक लगभग 20-21 वर्ष इसने शासन किया। और इससे पूर्व 20 वर्ष तक इन्होंने बिना छत्र का शासन किया, बिना छत्र का शासन किया। दो महत्वपूर्ण बातें इसकी, एक है इनका राजत्व सिद्धांत और दूसरा ईरानी प्रथा। ईरानी प्रथा के अंतर्गत नौरोज त्योहार इन्होंने मनाना शुरू किया। सिजदा और पैबोज जो प्रथा थी वो प्रारंभ की इन्होंने। अपने जो पौत्र थे, पर पौत्र थे, इनका नाम ईरानी प्रथा के अनुसार रखा, जैसे कैकुसरो, कैकुबाद, क्यूमर, ऐसे नाम इसने रखना शुरू किया। जो अपना महल था उसको बड़ा अजीब तरीके से उसने तामझाम करके सजाया, राजमहल को बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक। और अपने आप को उसने ईरान के अफरशियाब वंशज का बताया, पढ़ा आपने, अफरशियाब वंशज का बताया। फिर राजत्व सिद्धांत पढ़ते हैं अपन, तो रक्त और लौह की नीति अपनाई, दुश्मनों को उसने खत्म करना शुरू किया। सर्वप्रथम उसने दल चालीसा को समाप्त कर दिया, सर्वप्रथम उसने दल चालीसा को समाप्त कर दिया। और क्या किया था उसने? दल चालीसा को समाप्त कर दिया, रक्त और लौह की नीति अपनाई। और क्या विशेष था उसके समय में? अपने जो बराबरी वाले थे उससे अपने आप को बहुत बड़ा बना, इस भव्य दरबार का भव्य आयोजन किया था। साथ ही लोगों से मिलना जुलना उसने बंद कर दिया। जो लोग, जो तुर्क सरदार थे, इनके आपसी मेल मिलाप, वार्तालाप, इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया। क्यों लगा दिया था? क्योंकि वो षड्यंत्र करते थे। उनको पता था कि आपस में मिलेंगे, पार्टियां करेंगे रात में, और फिर कोई ना कोई षड्यंत्र करके, इसलिए उनके मेल मिलाप, आपस में बात करने के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन 1286 ईस्वी में एक मंगोल आक्रमण हुआ और उसे दबाने के लिए अपने पुत्र को भेजा, जो उसका बहुत विश्वास पात्र था, विश्वास पात्र था। क्या नाम था उस पुत्र का? बताए, शहजादा मोहम्मद को भेजा था, लेकिन वो मारा गया। ये सदमे में था बलवत। अब उसने सोचा कि बोगरा खान जो है उसको अब नहीं है तो क्या करें, उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर लेते हैं। और वो मृत्यु हो गई। बोगरा खान ने मना कर दिया फिर कि मैं अब क्या, पिताजी ने तो सब कुछ कर लिया, मेरे लिए बचा ही नहीं है, क्योंकि पिताजी 90 साल के थे, मैं भी 61-62 साल का हो गया, बूढ़ा हो गया, अब क्या शासन करूंगा। तो उसने मना कर दिया। तो उसके जो, उसका जो पुत्र है उसको शासक बना दिया, बोगरा खान के, और उसका नाम बोगरा खान के, और उसका नाम है कैकुबाद, कैकुबाद। फिर विरोध हुआ कि भाई ये तो शहजादा मोहम्मद जो है उसके पुत्र को बनाना चाहिए, वो वास्तविक उत्तराधिकारी था, तो वो सुल्तान का उससे विशेष प्रेम था। तो फिर क्यूमर्स को बनाया गया। और क्यूमर्स के समय में क्या था, एक व्यक्ति है जिसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। उसने क्यूमर्स को अपदस्थ करके खिलजी वंश की स्थापना की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खिलजी वंश, खिलजी वंश। अब दो बातें बता दी मैंने, विजया बताएगी क्या बताया मैंने खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, क्यूमर्स को परास्त करके, क्यूमर्स को परास्त करके, अपदस्थ करके। अपदस्थ बोलेंगे क्योंकि कोई सेना, सैन्य युद्ध तो हुआ नहीं है, तो षड्यंत्र और इसके माध्यम से उसको अलग हटा दिया वहां से। और खिलजी वंश की बात कर रहे हैं। और एक बात क्या बताएगी कि दिल्ली सल्तनत का वो वंश जिसने सबसे कम समय तक शासन किया, उस दिन पढ़ा था पहले दिन, सबसे कम समय तक इन्होंने शासन किया है, 1290 से 1320, लगभग 30 वर्ष तक, 1290 से 1320।
लगभग 30 वर्ष तक, सबसे कम समय तक इन्होंने शासन किया है। और शासकों में भी 2-3 ही नाम हमें पढ़ना है। नंबर 1 जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद अगला शासक पढ़ेंगे हम अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद एक और शासक, ना पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम पढ़ लेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुतुब मुबारक शाह खिलजी। कुतुब मुबारक शाह खिलजी या मुबारक शाह खिलजी। और उसके बाद में खुसरव शाह। खुसरव शाह। तो 4 नाम इसमें हमें पढ़ना है। तो जलालुद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है 1290 से 1296। 1290 से 1296। और अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो 1296 से 1316। 1296 से 1316 इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, सबसे महत्वपूर्ण भी। मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320। और ये अल्प शासनकाल 1320 में, थोड़ा सा शासनकाल। जलालुद्दीन खिलजी, एक बात अपन ने पढ़ ली, खिलजी वंश की स्थापना क्यूमर्स को पराजित करके 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। इतना तो सबको पता है, ठीक। और दिल्ली सल्तनत का सबसे उम्रदराज सुल्तान, जब ये सुल्तान बना तब ये 90 वर्ष का, तो बहुत अधिक इनकी आयु थी। सबसे उम्रदराज सुल्तान। राजधानी इनकी थी किलोकोरी। राजधानी किलोकोरी, दिल्ली से नहीं, दिल्ली के पास ही है। किलोकोरी से इन्होंने शासन किया। किलोकोरी से शासन किया। खिलजी क्रांति भी कहते हैं इसे, ये बड़ा शब्द है आपका, खिलजी क्रांति 1290 में हुई खिलजी क्रांति। आस्था जी पता है आपको खिलजी क्रांति क्या है? हाँ, मोहित जी बताएंगे अब। सर यहाँ से खिलजियों का शासन प्रारंभ हुआ, ठीक। पर खिलजी क्रांति क्यों कहा गया है? नहीं पता हो जाएगा जिस दिन आप पहली पंक्ति में बैठना शुरू कर दें। मैं जब से आया हूँ तब से देख रहे हो आपने एक ही कुर्सी पकड़ के रखी है और वही बैठे रहते हो। ऐसा कुछ नहीं है, एक्टिव लिसनर्स बनो अब जरा से, है? खिलजी क्रांति इसलिए कहा जाता है, जैसे अपन ने पढ़ा बलबन के बारे में, तो क्या बोलता था? अफरशियाब वंशज, मतलब बहुत उच्च कुल का बताता था वो। तो ये जो है निम्न वंश के तुर्क थे, निम्न कुल के तुर्क थे। पहली बार ऐसा हुआ कि जो जैसे हो सकता है इनके अंदर भी छोटी छोटी जातियां होती हो, तो ये निम्न वंश के निम्न कुल के तुर्क थे और पहली बार सुल्तान बने थे ऐसे कुल के लोग, तो इसलिए इसे क्या कहा गया? खिलजी क्रांति। खिलजी क्रांति क्लियर हो गया एकदम? निम्न कुल के तुर्क थे इसलिए इन्हें खिलजी क्रांति कहा गया।
और राज्याभिषेक कहाँ किया इन्होंने? किलोकोरी में। किलोकोरी में पहला शासक जिसने दूसरों को खुश करने की नीति अपनाई, दूसरों को खुश करने की नीति अपनाई। चलो तुम हिंदू हो, तुम भी खुश रहो, तुम्हारे भी धर्म का सम्मान करते हैं। तुम शिया हो, तुम भी खुश रहो, तुम्हारे धर्म को भी अच्छा बोलते हैं। तुम सुन्नी हो, तुम भी खुश रहो, तुम्हारा धर्म भी अच्छा है। मतलब जो जैसा बोलता था, एक तरीके के संतुष्ट करने की, सबको संतुष्ट करने की तुष्टिकरण की नीति, इसे क्या बोलते हैं? तुष्टिकरण की नीति। तुष्टिकरण की नीति इन्होंने अपनाई। सभी को, अर्थात मुस्लिम, गैर मुस्लिम, तुर्क, सभी को उच्च पद प्रदान किया। और इसके समय में ये यहां बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कड़ा माणिकपुर। कड़ा माणिकपुर ये क्या चीज है? कड़ा माणिकपुर, हाँ आप बता, कड़ा माणिकपुर क्या है? जगह का नाम। बहुत बढ़िया, मुझे ऐसा लगा कि ये ना बोल दो किसी राजा का नाम है करके। कड़ा माणिकपुर जगह का नाम है। और कहां पर है ये? इलाहाबाद के पास में। कहां पर है? क्या चीज? इलाहाबाद। इलाहाबाद नहीं होता है, इलाहाबाद के पास में। कहां पर है ये? इलाहाबाद के पास में कड़ा माणिकपुर। और यहाँ का सूबेदार था उस समय, या इक्ता, सूबेदार बोलेंगे, अब इक्ता प्रथा तो समाप्त कर दी। सूबेदार था यहाँ पर अलाउद्दीन। अलाउद्दीन कौन था इसका? इसका कौन था? किसका कौन था? इसका कौन था? जलालुद्दीन खिलजी का। एक तो भतीजा था और दूसरा था दामाद। भतीजा भी था और दूसरा दामाद भी था। तो इसको कड़ा माणिकपुर का जो सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी है, उसको भेजा कहां पर? देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए। देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए। और देवगिरी का जो शासक था उस समय, वो था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव। ये बड़ी घटना थी और ये घटना है 1296 की। 1296 की। 1296 और जीत के आ गए ये अलाउद्दीन खिलजी। और संदेशा भिजवा दिया किसके पास? कविता, मैंने वास्तव नाम भी नहीं लिया मैंने आपका। सोच रहे होंगे मन ही मन कि मैं कल आई नहीं थी तो सर गुस्सा हो गए करके मेरे ऊपर। सोच सकते हो आप ऐसा, और मैं ऐसा करता भी हूँ। मैं ऐसा करता भी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो किसको खबर भिजवाई इसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नहीं जी, रामचंद्र देव को तो परास्त करके आया था, जीत के आया था। ढेर सारा खजाना लूट के लाया था, घोड़ों पर, खच्चरों पर, हाथियों पर, ढेर सारा खजाना लूट के आया था। लेकिन वो दिल्ली नहीं गया, बीच में विश्राम करने बैठ गया और एक खबर भिजवा दी किसके पास? जलालुद्दीन खिलजी के पास। और जलालुद्दीन खिलजी बड़े प्यार से गया उससे मिलने के लिए, और इसने उसकी हत्या कर दी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। क्लियर एकदम? लिखेंगे, देवगिरी पर आक्रमण हेतु अलाउद्दीन खिलजी को भेजा, जहां का शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन खिलजी से इस जीत की खुशी में, इस जीत की खुशी में जब सुल्तान मिलने के लिए, सुल्तान
मिलने के लिए 19 जुलाई 1296 को 1296 को मानिकपुर पहुंचा तो अलाउद्दीन खिलजी ने वहीं उसकी हत्या कर दी, वहीं उसकी हत्या कर दी। गले मिलते समय उसकी हत्या कर दी थी। और कहां पर की थी? कड़ा मानिकपुर। किस अभियान से वापस लौटा था अलाउद्दीन खिलजी? देवगिरी अभियान से। देवगिरी अभियान से। छोटी छोटी बातें याद रखना पड़ता है। देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव। एक नवीन मुसलमान की भी संज्ञा आई थी इसी के समय में। नवीन मुसलमान, नवीन मुसलमान, नवीन मुसलमान क्या होता है? ये नवीन मुसलमान नहीं पढ़ा तो नहीं, मतलब दिल्ली और आसपास की एरिया के लोग। अब वहां पे दिल्ली सल्तनत है, मुस्लिम सत्ता का शासन है, तो कई हिंदुओं ने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया था। तो उन्हें कहा, क्या काम किया? नवीन मुसलमान। क्लियर एकदम? कहां पर? दिल्ली के आसपास के क्षेत्र लिखेंगे। दिल्ली के समीप मुगलपुर नाम की बस्ती बनाई। मुगलपुर नाम की बस्ती बनाई। इस बस्ती में रहने वाले मंगोल जिन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था, इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। क्लियर हो गया एकदम? नवीन मुसलमान क्या है? कौन थे ये? दिल्ली के पास में कौन सा नगर बसाया? मुगलपुर। मंगोल थे और इन्होंने मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया था। आगे लिखेंगे सीदी मौला। एक प्रकरण ये भी था, सीदी मौला वाला प्रकरण, वो भी इसी के समय में हुआ था। लिखेंगे सीदी मौला प्रकरण। क्या था सीदी मौला? कौन था ये? ऑनलाइन वाले बताए जरा। ईरानी फकीर था। क्या किया था इन्होंने? हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। सीदी मौला, ईरानी फकीर, हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। जियाउद्दीन बर्नी क्या लिखता है इनके विषय में? ये बता सकते हैं क्या? अभी गोड़ा डोंगरी से जो मैडम ने बोले, बताइए जरा क्या बोला है इनके विषय में जियाउद्दीन बर्नी ने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पीएससी अब ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गया है। नहीं, चलो नहीं तो कोई बात नहीं। आदत नहीं है, ये किसी और ने कहा था। इनका जो कथन है वो था शहीद सुल्तान। किसका कथन लिख रहे हैं अपन? जियाउद्दीन बर्नी। शहीद सुल्तान अर्थात कौन? शहीद सुल्तान कौन? नहीं, जलालुद्दीन खिलजी। ये शहीद हुआ था ना भी। एक तो अपने भतीजे को उसने सेना कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया, ठीक, और जब वो विजय करके आया तो ये उससे मिलने के लिए गया और वही उसकी हत्या कर दी, तो शहीद ही हुआ ना। तो शहीद सुल्तान के कटे मस्तक से अभी रक्त टपक ही रहा था कि
टपक ही रहा था कि शाही चंदोबा, शाही चंदोबा, चंदोबा मतलब ताज, शाही चंदोबा अलाउद्दीन के सर पर रखा गया, सर पर रखा गया और उसे सुल्तान घोषित कर दिया गया, सुल्तान घोषित कर दिया गया। क्लियर एकदम? एक अरकली खान का भी टॉपिक है इसी के समय में। अरकली खान किसके समय का टॉपिक है ये? जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बीच। तो मतलब ये अरकली खान जो था ये जलालुद्दीन खिलजी का बेटा, जलालुद्दीन खिलजी का बेटा। अब नियम से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हो गई तो सुल्तान कौन बनेगा? अरकली खान। माना कि अलाउद्दीन खिलजी ने वहां कब्जा कर लिया है, लेकिन उसे डर था कि ये पुनः अपनी सत्ता के लिए संघर्ष न करे। तो अरकली खान जो जलालुद्दीन का बेटा था, अलाउद्दीन ने संपूर्ण परिवार सहित उसकी हत्या कर दी, संपूर्ण परिवार सहित उसकी हत्या कर दी। कहा जाता है कि, ध्यान से सुनना, आस्था आपको ही बता रहा हूं, बाकी कोई नहीं सुनेगा इसे, ठीक? कहा जाता है कि अरकली खान की आंखें ऐसे निकाली जैसे कोई तरबूजे से बीजे निकालता है। ये कहा गया है उसके विषय, जैसे तरबूजे से बीजे निकालते हैं। क्या बोलते रहता था? जलालुद्दीन का एक फेमस डायलॉग था, जैसे अभी इन्होंने बोला भी था, बताया भी था। ये बोलता था, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन बोलता था ऐसा कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं? कौन बोलता था? जलालुद्दीन। मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। अब हम दिल्ली सल्तनत का महत्वपूर्ण सुल्तान, सबसे महत्वपूर्ण सुल्तान बोलेंगे इसे, क्योंकि वास्तव में दिल्ली सल्तनत को स्थायित्व यदि किसी ने दिया है तो अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन प्रणाली के अलग अलग अंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसका परिचय पढ़ लेते हैं। परिचय में अपन ने 2-3 बातें पढ़ ली कि कहां का सूबेदार था, एक कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। सुल्तान बनने से पहले कहां का सूबेदार, ये कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। बचपन का नाम था इसका अली गुरशास्प, अली गुरशास्प, ये नाम था इसका, नाम अली गुरशास्प। सूबेदार ये कहां का था? कड़ा मानिकपुर, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार। जब वो सुल्तान बना तो अबुल, लिखेंगे अबुल मुजफ्फर, अबुल मुजफ्फर सुल्तान, सुल्तान क्या बोला? अली, अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीन, अलाउद्दीन मोहम्मद शाह खिलजी, अलाउद्दीन मोहम्मद शाह
खिलजी के नाम से, खिलजी के नाम से या की उपाधि धारण कर सुल्तान बना। मतलब अली गुरशास्प या अलाउद्दीन के नाम से सुल्तान बना क्या ये? नहीं, सुल्तान बना तो किस नाम से? अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद शाह खिलजी। ठीक, एक उपाधि थी इसकी सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी इनकी उपाधि थी, सिकंदर ए सानी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सिकंदर क्या खासियत थी सिकंदर, सिकंदर की? धनेश्वरी मैडम बताओ। विश्व विजेता बनना चाहता था। ठीक, ऐसे ही इसका भी काम था, इसलिए इसने कौन सी सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। सिकंदर ए सानी मतलब बड़ा काम करना चाहता था वो। जैसे वो सोचता था कि धर्म को मैं साम्राज्य से अलग रखूं। ये बहुत महत्वपूर्ण काम किया। देखो, धर्म को साम्राज्य से अलग रखा था। बोले कि धर्म व्यक्तिगत है, राजनीति से इसका कोई संबंध नहीं है, ये इसका काम था। अकबर से तुलना की जाती है इसकी, अकबर से तुलना की जाती है, अकबर से तुलना की जाती है। अब इसके समय के हम विद्रोह पढ़ते हैं, कहां कहां पर विद्रोह हुए थे, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। मतलब खिलजी वंश से यदि हमें पढ़ना है तो किसको पढ़ना है? अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ना है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही मेंस में क्वेश्चन बनेगा। तो इसके समय के विद्रोह की यदि बात करें तो सबसे पहला है जालोर का सैनिक विद्रोह। जालोर का सैनिक विद्रोह, जालोर का सैनिक विद्रोह ये हुआ था 1299 में। 1299 जालोर का सैनिक विद्रोह 1299। औकत खान का विद्रोह 1302। हाजी मौला का विद्रोह, हाजी मौला का विद्रोह ये क्वेश्चन बना था पीएससी में। हाजी मौला का विद्रोह दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समय में हुआ था, ऐसा क्वेश्चन बना था। तो ये 1301 1301। हाजी मौला सीदी मौला दोनों अलग अलग है। हाजी मौला अलाउद्दीन खिलजी के समय में और सीदी मौला किसके समय में? जलालुद्दीन खिलजी के समय में, जलालुद्दीन खिलजी के समय में। अब इसके साम्राज्य विस्तार देखेंगे हम, इसका साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार में देखेंगे हम सबसे पहले गुजरात विजय। गुजरात विजय यहां महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। गुजरात विजय, बघेल शासक कर्ण, यहाँ का गुजरात का शासक कौन था? बघेल शासक कर्ण, इसे पराजित किया। और देवल देवी की बात करते हैं, ये याद रखना, देवल देवी जो बाद में इनकी महारानी बनेगी। तो बघेल शासक कर्ण को पराजित किया, बघेल शासक कर्ण को पराजित किया। अब हम फ्लैशबैक में जाते हैं 1296 में। 1296 में ये कड़ामानिक का सूबेदार था और इसने किस पे आक्रमण किया था? देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर। ठीक है, अब बघेल शासक कर्ण को जब इसने पराजित किया तो बघेल शासक कर्ण वहां से कहां चला गया? देवगिरी भागकर अपनी बेटी देवल देवी के साथ। सोचा कि ये दुश्मन है तो शायद मुझे शरण देगा, तो उसने शरण तो दे दी, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना चम्मच जिसे कहते हैं, मुखबिर जिसे कहते हैं, एक तरफ शरण दी और दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी को खून लगा दिया उसने।
बोले कि आ जाओ मेरे ही घर में बैठे हुए, मैं इनको खाना वाना खिलाता हूँ, आ जाओ और इसको गिरफ्तार करके लेके चल जाओ। ऐसा विश्वासघात कर दिया उन्होंने। क्लियर हो गया? लिखेंगे इसे थोड़ी सी बात। गुजरात के बघेल शासक कर्ण ने अपनी पुत्री देवल देवी के साथ शरण ली। कहां पर? देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहां शरण ली, किंतु रामचंद्र देव ने धोखा दे दिया। यहां से उसे राजा कर्ण की पत्नी कमला देवी, जो कि बाद में उसकी प्रिय रानी बनी, प्राप्त हुई। देखो, पुत्री का नाम देवल देवी, पत्नी का नाम कमला रानी। तो कमला रानी से उन्होंने विवाह कर लिया और क्या मिला? एक मलिक काफूर प्राप्त हुआ। मलिक काफूर को हम अलग से पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे। मलिक काफूर को अलग से लिखेंगे अपन। चाहो तो अभी लिखना हो तो अभी भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में कहीं लिख लो मलिक काफूर। कोई जानता है क्या? अलाउद्दीन खिलजी। अब सुन लो, फिर लिख लो। अभी तक दिल्ली सल्तनत के जितने सुल्तान थे उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि दक्षिण में भी कुछ है क्या, इधर भी हमें जाना चाहिए। उनका शासनकाल रहता था दिल्ली के आसपास, और कोई ज्यादा ही दूरदर्शी तो वो कहाँ सोचता था? लाहौर की तरफ सोचता था। लाहौर की तरफ या सिंध मुल्तान ये दिखता था उनको, नीचे वाला भाग उनको दिखता ही नहीं था। उनको लगता था कि इधर तो कुछ है ही नहीं, नदी है, नर्मदा नदी आड़ी हो गई है, उसके आगे दुनिया खत्म, यही लगता था। लेकिन सबसे पहले दक्षिण की ओर ध्यान किसका गया? अलाउद्दीन खिलजी का। इसलिए तो अकबर से तुलना की जाती है उसकी। इसके बाद में दक्षिण की ओर प्रयास किसने किया था? अकबर ने। तो दक्षिण की ओर सबसे पहले ध्यान दिया। अब दक्षिण की ओर ध्यान दिया तो उसने किसकी तरफ से ध्यान दिया था? कौन था उसका? वो था, उसके लिए जिम्मेदार था मलिक काफूर के कारण ही उसने दक्षिण विजय की। और दक्षिण विजय का श्रेय यदि किसी को दिया जाता है तो वो दिया जाता है मलिक काफूर को। अब मलिक काफूर कौन था? अब ये भी पढ़ लिया मलिक अलाउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात अभियान किया तो वहां का जो शासक था कर्ण अपनी पुत्री और पत्नी के साथ में देवगिरी चला गया। तो देवगिरी से उसे दो चीजें मिली थी। एक तो कमला देवी मिली जिससे विवाह किया, उसकी प्रिय रानी बन गई, और दूसरी क्या चीज मिली? मलिक काफूर। लिखेंगे मलिक काफूर के विषय में 2-4 लाइन लिखेंगे। मलिक काफूर एक हिंदू हिजड़ा था। क्या बोलते हैं इसे? 1000 दिनारी हिजड़ा था, जिसे नुसरत खान ने 1000 दिनार में 1298 में खरीदा था। 1298 में खरीदा था। किसने खरीदा था? नुसरत खान ने। अब यहाँ एक के बाद एक पेज उलझते ही चल जाता है। सोचते हैं सरल तरीके से बता देंगे, लेकिन वो कठिन ही हो जाता है। यहाँ क्वेश्चन क्या बन गया? नुसरत खान कौन था? उसको याद करने की जरूरत नहीं है। भाई सुल्तान जो है वो स्वयं तो जाएगा नहीं सब जगह आक्रमण करने के लिए, तो अपने सेनापति को भेजता था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, और इसे कहाँ भेजा था उसने? गुजरात पर
आक्रमण करने के लिए। और गुजरात का शासक कौन था? कर्ण, उसकी पत्नी कमला, उसकी पुत्री देवक देवी, और इन्होंने शरण कहाँ ली थी? देवगिरी। तो उसका पीछा करते करते देवगिरी चले गए। तो देवगिरी में उनके साथ में धोखाधड़ी हो गई और उन्होंने इनको सौंप दिया। तो वहां एक व्यक्ति मिला इनको, और नाम क्या था उसका? मलिक काफूर। तो इन्होंने बोला भाई ये बोले गुलाम है, खरीदना हो तो खरीद लो। बोले दे दो हमें, सुल्तान को भेंट करूंगा। हाँ दे तो दूंगा, लेकिन ये बड़ा चालाक है, बोले इसके सैन्य कुशल है, इसके ज्यादा पैसे लगेंगे। बोले कितने? बोले 1000 दिनार लूंगा। तो बोले ये लो। तो अब उसको मलिक काफूर से क्या बन गया? 1000 दिनार। क्यों? क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा था, तो इसलिए उसे 1000 दिनारी कहते थे। अब क्या करेगा नुसरत शाह? अब खरीद के तो लेके गया था, लेकिन उसे सुल्तान को भेंट करना पड़ेगा, पूरा हिसाब किताब देना पड़ता था कि तुम इस अभियान पे गए थे, तो पूरा ऑडिट होता था उसका, कितना खर्च हुआ, कितना बचा, कितना लूट के लाए, ये सारी चीजें बताना पड़ता था। तो इन्होंने बोला कि भाई मैं उस अभियान से इसको लेके आया हूँ, ये कमला देवी है, राजा कर्ण की पत्नी, और ये कौन है? ये संजय है, लेकिन ये मलिक काफूर है, और इसको 1000 दिनार में खरीद के लाया है। तो 1000 दिनारी बन गया। क्लियर हो गया? ये 1000 दिनारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो उसे 1000 दिनार में खरीदा था। किसने खरीदा था? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने खरीदा था। किससे खरीदा था? राजा कर्ण से नहीं, गुजरात अभियान के दौरान खरीदा था उसे। ये बनता है क्वेश्चन, है ना? गुजरात अभियान के दौरान उसे खरीदा गया था। आगे लिखेंगे 1299 में नुसरत ने इसे सुल्तान अलाउद्दीन को भेंट किया। सुल्तान अलाउद्दीन को भेंट किया। अपनी योग्यता एवं सैन्य कुशलता के कारण 1307 ईस्वी में इसे मलिक ए नाइब के पद पर नियुक्त किया। तेरह सौ 16 ईस्वी में सुल्तान बनने के लिए इसने सुल्तान के दोनों बेटों को अंधा कर दिया। बाद में कुछ सरदारों ने इसकी हत्या कर दी। क्लियर हो गया? गुजरात विजय सन लिखेंगे 1398, सॉरी 1298 गुजरात अभियान। शासक बघेल शासक थे कर्ण। तो क्या क्या मिला यहाँ पे? एक तो पत्नी मिली कमला देवी, और दूसरा मलिक काफूर। मलिक काफूर को किसने खरीदा था? नुसरत शाह ने। कितने में? 1000 दिनार में। और फिर बाद में इसे सुल्तान का मतलब अलाउद्दीन खिलजी को इसने भेंट कर दिया। ये बहुत सैन्य कुशल था, योग्य था, तो सुल्तान की नजरों में चढ़ते गया, और इसे बाद में मलिक ए नायब नियुक्त कर दिया गया। सुल्तान की जब मृत्यु हुई तो इसके मन में भी लालच आया। सुल्तान के दोनों बेटे जो थे उनको अंधा करवा दिया, हत्या करवा दी, बंदी बना लिया, और स्वयं सुल्तान बनने की
कोशिश की, लेकिन दरबारियों ने मिलकर इसी की हत्या कर दी। क्लियर इतना? ठीक। अब हम लिखेंगे दूसरा जो अभियान था, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण, गुजरात विजय 1298, और इसके बाद चित्तौड़गढ़ आक्रमण। चित्तौड़गढ़ आक्रमण नाम तो सुना होगा ही, जानकारी भी होगी इनके विषय में। हाँ क्या संजय, मूवी तो देखने गए थे आप? मैंने देखा था, बगल में बैठे थे आप मेरे। कौन सी मूवी की बात कर रहा हूँ? पद्मावत। कौन सी मूवी की बात कर रहा हूँ मैं? पद्मावत। राणा रतन सिंह। कौन थे? राणा रतन सिंह, और उनकी पत्नी का नाम पद्मावती। तो चित्तौड़गढ़ की बात कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1303। महत्वपूर्ण अभियान, महत्वपूर्ण अभियान, महत्वपूर्ण अभियान। चित्तौड़गढ़ के राजपूत शासक रतन सिंह मारे गए। उनकी पत्नी पद्मावती द्वारा जौहर व्रत किया गया। जौहर व्रत किया गया। अपने पुत्र खिजर खान को वहां का शासक नियुक्त किया। वहां का शासक नियुक्त किया, और मेवाड़ का नाम खिजराबाद रखा। खिजराबाद रखा। ठीक है, बन जाएगा। ये कब की घटना है? 1303 की घटना है। चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1303। शासक कौन था यहाँ पे? चित्तौड़गढ़ मेवाड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। तो राणा रतन सिंह इस युद्ध में, आक्रमण में मारे गए। उनकी जो पत्नी थी उन्होंने जौहर व्रत कर दिया। फिर यहाँ का शासक उन्होंने अपने पुत्र खिजर खान को रखा, और उसके नाम पर मेवाड़ का नाम भी बदल दिया, खिजराबाद। खिजराबाद याद रखना है बराबर, खिजराबाद। अब हम बात करेंगे रणथंभौर विजय। रणथंभौर विजय, रणथंभौर, ये भी इसी समय की घटना है, 1303। और यहां का शासक है महलक देव। महलक देव। इस युद्ध में नुसरत खान मारा गया। कौन था नुसरत खान? पता है आप लोग? अलाउद्दीन का सेनापति, वो मारा गया। लेकिन हमीर देव के प्रधानमंत्री रणमल के विश्वासघात से राणा हमीर देव पराजित हुए। हमीर देव पराजित हुए। पूरे परिवार के साथ जौहर व्रत किया गया। इनके परिवार की जो महिलाएं थी, उन्होंने, बच्चों ने, सबने जौहर व्रत कर दिया। अब लिखेंगे सीरी का किला। सीरी का किला 1304। सीरी का किला 1304।
4। सीरी, अलाउद्दीन के समय सीरी का किला बनाया गया। मेहरौली के पास, मेहरौली कहां पर है? मेहरौली, मेहरौली कहां पर है? दिल्ली में है ना, दिल्ली में है। क्या है मेहरौली में? नहीं पता, आप नहीं गए दिल्ली कभी? सही में नहीं गए? दिल्ली बहुत दूर है अभी, है ना? हाँ, आप लोह स्तंभ, गुड, लोह स्तंभ है। किसके समय का है? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का। चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली का लोह स्तंभ, नाम से ही हमें याद होना चाहिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का है। देखो चंद्रगुप्त द्वितीय कब से कब तक शासन? 375 ईस्वी से 380 से माना जाता है, 380 से 414 ईस्वी तक, 380 से 414 ईस्वी तक इनका शासन। वैसे 375 से माना जाता है, लेकिन 375 से 380 के बीच में रामगुप्त प्रकरण पड़ा था ना, रामगुप्त शासन, शकाधिपति का आक्रमण, उसकी पत्नी को लेके जाना, ये वो प्रकरण पड़ा था अपन। तो देखो तब का बना हुआ है, आज तक वो जैसा का वैसा, उसके ऊपर जंग नहीं लगता। मैं 2 बार गया हूँ देखने के लिए, 3 साल बाद मुझे लगा कि शायद जंग लग जाए, लेकिन नहीं लगा। तो वहां पर उन्होंने एक सीरी का किला बनाया, सीरी का किला। और क्या बनवाया वहां पे? 1000 खंबा महल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 1000 खंबा महल, 1000 खंबा महल। और सीरी को अपनी राजधानी बनाया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। जैसे किलो खरीद किसकी राजधानी थी? खिलजी की। कौन सा खिलजी? इनका उत्तराधिकारी जलालुद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहां बनाई? सीरी का किला, सीरी का किला जो मेहरौली के पास में था। वहां एक 1000 खंबा महल बनाया और उसे अपनी राजधानी बना लिया, सीरी को। तो ऐसा क्यों किया होगा? क्यों किया होगा? ये भी क्वेश्चन बनता है, क्यों किया होगा? मंगोल आक्रमण के डर के कारण। सबसे ज्यादा यदि मंगोलों के आक्रमण हुए हैं तो किसके समय में हुए हैं? अलाउद्दीन खिलजी। जैसे शकों के आक्रमण, शकों के आक्रमण, अभी जो शासक पढ़ा अपन ने चंद्रगुप्त द्वितीय, शकों को पराजित किया, शकारी की उपाधि धारण की थी, ठीक। फिर हुनों के आक्रमण हुए सबसे अधिक किसके समय? स्कंदगुप्त के समय में हुए। वैसे मंगोल आक्रमण सबसे अधिक हुए तो फिर किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय। याद रखना ये सारी चीजें, अलाउद्दीन खिलजी के समय। तो उसको डर था कि कहीं आक्रमण हो जाए, दिल्ली पे अधिकार कर लेंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया? एक अलग से राजधानी बना ली सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से, और नाम क्या रखा उसका? सीरी। और क्या बनाया वहां पर? 1000 खंबा महल। कब की घटना है ये? 1340 में। अब हम पढ़ेंगे मालवा विजय। मालवा विजय, मालवा विजय। अपन ने मालवा पढ़ा था, तब भी पढ़ा था, तो 1305 ईस्वी में मालवा पर अंतिम रूप से अधिकार कर लिया। पढ़ा था कहने, लेकिन हल्का हल्का याद आ रहा है, पूरा पूरा याद नहीं आ रहा है कहना। मालवा विजय 1305, 1305 लिखेंगे इसमें। मालवा विजय। शासक महलक देव व सेनापति कोका, कोका दोनों को परास्त कर मालवा पर अधिकार कर लिया। कोका, कोका। इसके बाद लिखेंगे 1308 ईस्वी में उज्जैन, 1308 ईस्वी में उज्जैन, धारा नगरी,
चंदेरी तथा शिवाना, उज्जैन, धारा नगरी, चंदेरी तथा शिवाना के किलों को जीता। शिवाना के किलों को जीता। 1311 ईस्वी तक, अगली लाइन में लिखेंगे 1311 ईस्वी तक नेपाल, आसाम और कश्मीर, नेपाल, आसाम एवं कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण प्रदेश पर अधिकार कर लिया। संपूर्ण प्रदेश पर अधिकार कर लिया। क्लियर एकदम? संपूर्ण प्रदेश पर अधिकार कर लिया। अब ये तो सिर्फ उत्तर भारत की बात कर रहे हैं, उत्तर भारत की बात कर रही है। अब दक्षिण भारत अभी बचा हुआ है। दक्षिण भारत पे भी आक्रमण करेंगे। किसके नेतृत्व में करेंगे? मलिक काफूर के नेतृत्व में। तो अब हमें एक हेडिंग डालना है और लिखना है दक्षिण अभियान। दक्षिण अभियान, दक्षिण अभियान। मालवा पर अधिकार किया 1305 में, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया 1303 में, गुजरात विजय 1258। चित्तौड़गढ़ के राजा कौन थे? मेवाड़ के चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह। और मालवा के शासक कौन थे? महलक देव। महलक देव। अब हम बात करते हैं दक्षिण अभियान। दक्षिण अभियान, दक्षिण अभियान में अब हम महत्वपूर्ण शासकों की बात करेंगे। तो सबसे पहला देवगिरी, सबसे पहला देवगिरी, देवगिरी पर आक्रमण। देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। पहली लूट उसने कब की थी? 1296 में। 1296 में जब इसने भेजा था इनको, जलालुद्दीन खिलजी ने। फिर दूसरा आमना सामना कब हुआ? 1298 में, जब इन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया। लेकिन तब उसने डर के मारे क्या किया था? संधि कर ली थी, मुखबरी कर ली थी, विश्वासघात कर लिया था। तो तब तो कोई युद्ध जैसी स्थिति बनी नहीं, लेकिन वो राजा तो बना रहा रामचंद्र देव। अब अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा लगा कि यदि इसके ऊपर भरोसा करते रहेंगे तो ये हमारे कारण दूसरों को धोखा देता है। तो धोखेबाज तो हमेशा धोखेबाज ही होता है। आज नहीं तो कल हमारा नंबर भी लगेगा। सही बात है ये। धोखेबाज जो दूसरों की बुराई हमारे सामने कर रहा है ना, ऐसे व्यक्ति से हमें बहुत बचने की जरूरत है। क्योंकि हो सकता है वो हमारी बुराई दूसरे के पास में कर रहा हो। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वो उसका नेचर है, उसकी प्रकृति है, उसकी आदत है बुराई करना। जब तक वो किसी की बुराई नहीं करेगा तब उसका खाना हजम नहीं होगा, उसका दिन अच्छा नहीं जाएगा। उसका दिन तभी अच्छा होता है जब वो एक दो लोगों की बुराई कर देता है। तो उसको डर था, तो उसने क्या किया? सबसे पहला आक्रमण दक्षिण अभियान के तहत किसके ऊपर किया? रामचंद्र देव। यहां पर यादव वंशीय शासक रामचंद्र देव शासन कर रहे थे। रामचंद्र देव शासन कर रहे थे। रामचंद्र देव को दिल्ली भेजा गया। उसे राय रायान की उपाधि दी गई। राय रायान की उपाधि दी गई। राजा कर्ण की पुत्री, राजा कर्ण की पुत्री, नाम क्या था? देवल देवी। राजा कर्ण की पुत्री देवल देवी से अपने पुत्र
खिज्र खान का विवाह किया गया। खिज्र खान का विवाह किया गया। क्लियर हो गई बात है? ये छूट गया था। वह कमला देवी से तो खुद ने विवाह कर लिया था, लेकिन देवल देवी जो उसकी पुत्री थी उसका विवाह किससे किया? अपने पुत्र खिज्र खान से कर लिया। काम खत्म यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे वारंगल अभियान। दक्षिण अभियान में पहला देवगिरी पढ़ा अपन ने, देवगिरी, और दूसरा है वारंगल। देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। और वारंगल का शासक होगा रुद्र प्रताप रुद्र द्वितीय। प्रताप रुद्र द्वितीय। यहां से क्वेश्चन बनता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। प्रताप रुद्र द्वितीय। प्रताप रुद्र द्वितीय। वारंगल मतलब गोलकुंडा, कर्नाटक वाला क्षेत्र, और वहां पर क्या था? सोने और हीरे की खदान। और वहां से क्या मिला? विश्व प्रसिद्ध हीरा। कौन सा? कोहिनूर। यहां से कहानी शुरू होती है कोहिनूर की, और आज तक चल रही है। आज तक चल रही है। हम पढ़ेंगे कि कोहिनूर, इसको कहा राम प्रताप रुद्र द्वितीय को कहा मिला था? गोलकुंडा की खदान में। ठीक। और इसके माध्यम से कहा गया वो अलाउद्दीन के पास में। अलाउद्दीन से मुगल काल में पहुंचेगा शाहजहां के पास में, और शाहजहां से फिर कौन आएगा? उधर से नादिर शाह आक्रमण करेगा, और वो कोहिनूर को लेके चला जाएगा। फिर राजा रणजीत सिंह जो आएंगे वो उसे लेकर आएंगे। फिर मुगल शासक आएंगे, फिर वो लेके चले जाएंगे। तो एक वीडियो अपना पूरा काय से संबंधित होगा? कोहिनूर हीरे से संबंधित होगा। पूरा इतिहास पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ शुरुआत कर लेते हैं कि वारंगल का जो शासक था वो रुद्र प्रताप द्वितीय था, और वहां पर थी गोलकुंडा की खदान, और वहां गोलकुंडा से क्या निकला? कोहिनूर हीरा। और वो किसके पास था? प्रताप रुद्रदेव के पास में था। अलाउद्दीन खिलजी ने उसके ऊपर आक्रमण किया, तो बोले भाई ये ले लो और मुझे छोड़ दो, बस। ठीक, लिखेंगे। प्रताप रुद्र द्वितीय पराजित हुआ। सुल्तान के सामने स्वयं उपस्थित न होकर अपनी स्वर्ण निर्मित मूर्ति जिसके गले में सोने की माला वह भेंट स्वरूप 100 हाथी 700 घोड़े 700 नहीं, कम हो गए ना। 700 तो गरीब आदमी भी दे देता होगा, है ना? कितने करे? 1000 कर देते, एक शून्य बढ़ा देते। 7000 घोड़े, हीरे जवाहरात, वो कोहिनूर हीरा सुल्तान को भेंट किया गया। क्लियर? और भी है। द्वार समुद्र अभियान 1311, तीसरा अभियान दक्षिण का द्वार समुद्र अभियान 1311। केरल अभियान 1311। अब हम पढ़ेंगे मंगोल आक्रमण। इनके समय में मंगोल आक्रमण भी बहुत सारे हुए हैं। तो मंगोल आक्रमण 1297-98 में। 3 चीजें लिखेंगे मंगोल आक्रमण के विषय में।
सन कहाँ हुआ और किसने किया? किसने किया मतलब मंगोल आक्रमण का नेता कौन था, किसके नेतृत्व में हुआ? तो सबसे पहले 1297-98 में पंजाब लाहौर पर, और मंगोल नेता था कादर खान। सब लोग जानते हैं कादर खान। मोहित जी आप पहचानते हैं कादर खान को? दूसरा आक्रमण 1298 में सेहबान एरिया, 1298 सेहबान एरिया, और किसने किया था? कुतलुग ख्वाजा। तीसरा 1303 में, 1303 सीरी का किला वो दिल्ली के पास, 1303 में सीरी का किला वो दिल्ली वाला क्षेत्र, और आक्रमण करता था टर्की के नेतृत्व में। चौथा आक्रमण पढ़ेंगे 1305 अमरोह 1305 अमरोह वाले एरिया में, और ये किया था अली बेग व तातार खान के नेतृत्व में। अली बेग व तातार खान। और लास्ट में पढ़ेंगे 1306 रावी के तट पर, और ये किया था इकबाल मंद के द्वारा। 1306 रावी नदी के तट पर इकबाल मंद। तो ये तो महत्वपूर्ण मंगोल आक्रमण पड़े, और भी हुए हैं। अब मृत्यु कैसे हुई इसकी, अलाउद्दीन खिलजी की? तो वो हुई है जलोदर रोग से। ये क्वेश्चन भी पूछा गया। जलोदर क्या होता है? जलोदर रोग, लीवर में पानी भर जाना, जलोदर। जल धन उदर है होता है पेट, लीवर, तो पेट में पानी भर जाना। पानी तो हम हर दिन पीते हैं। गर्ड पीलिया नामक बीमारी हो जाती है, खून का पानी बन जाता है इससे। तो पीलिया नामक बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने एक कब्रगाह में दफनाया गया। दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने एक कब्रगाह में दफनाया गया। अब अलाउद्दीन खिलजी प्रसिद्ध काय के लिए है? काय के लिए है? शासन व्यवस्था के लिए है। गुड, बहुत ही शानदार, क्योंकि उतना लंबा शासन तो रहा नहीं उनका। 1296 से 1316, मात्र 20 वर्ष का शासन काल है। तो बलबन जैसा 40 वर्ष का शासन तो है नहीं उसका, अकबर जैसा 50 वर्ष का नहीं। फिर भी अलाउद्दीन खिलजी प्रसिद्ध है। क्यों? उसकी व्यवस्था, और व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण है उसका बाजार नियंत्रण। क्या था? बाजार नियंत्रण। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण मतलब इतनी ईमानदारी थी, इतना कड़क शासन था। जैसे शक्कर लेने के लिए गई बिचिया दुकान में, अब उसने तौल दी 1 किलो शक्कर, और उसने नीचे कुछ रख दिया उसमें, और दे दी 990 ग्राम, 10 ग्राम कम। अब उसको लगा कि कम हो गया,
तो वो तुलवाने के लिए जाती थी। और वही वहां यदि वो पकड़ा गया तो उस आदमी के शरीर का 10 ग्राम जो है वो मांस काट के निकाल लेते थे। तो इतनी कड़क शासन व्यवस्था थी कि जितनी सामान की आपने चोरी की है उतना सामान, उतना अंश उसके शरीर से काट लेते थे। अब इतना कठोर दंड व्यवस्था थी, अंग भंग कर दिया जाता था। और एक जो हम सहकारी समिति की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, शासकीय उचित मूल्य की दुकान, ये कॉन्सेप्ट अलाउद्दीन खिलजी का है। उसने बाजार में कीमतें सरकार की ओर से नियंत्रित कर दी, इतनी कीमत पे सामान आपके द्वारा बेचा जाएगा। और वो देख रेख करने के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त कर दिए और उनका काम था सरकारी कीमत पर बेचना। क्यों था ये सब आप बताएं कविता में, क्यों ऐसा करता था? उसका कारण भी था। दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना रखने का जो प्रावधान किया वो अलाउद्दीन खिलजी ने। स्थायी सेना रखना किसने? अलाउद्दीन खिलजी। हुलिया व दाग प्रथा की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये क्या होता है हुलिया व दाग? अनिल कुमार जी नहीं पता। अब किसी को पहचानना हो, अब जैसे भीड़ भड़क में मिले तो किसी की पहचान करना हो तो क्या बोलते हैं? अरे उसके घुंघराले बाल, तो उसके गाल पे तिल है, वो जो तिलक लगाता है हमेशा, वो जो छोटी रखता है, ऐसे पहचान करके रखते हैं। तो भाई स्थायी सेना रखना है हमें। और सेना के लिए क्या चाहिए? घोड़े। तो ये जब भर्ती करते थे तो बोलते थे घोड़ा भी होना चाहिए तुम्हारे पास और एक सैनिक होना चाहिए। तो सैनिक तो डेली आएगा, लेकिन घोड़ा तो तभी लाएगा ना जब युद्ध पे जाना हो। घोड़ा कहाँ है? घर में है। तो अब सेना में भर्ती होने के लिए एक ही घोड़ा है, लेकिन पहले दिन मैं लेके चला गया, घोड़ा बांध के रख दिया, दूसरे दिन ये लेके चल जाता था, तीसरे दिन वो लेके चल जाएगा, चौथे दिन वो। घोड़ा एक ही है, 5 लोग उसके नाम की मजदूरी ले रहे थे। इसने क्या किया? हुलिया व दाग प्रथा। हुलिया का मतलब वो दिखता कैसा है, रंग कैसा है, कान कैसे है उसके, पूंछ कैसी है, ये सारी चीजें, ये क्या हो गया? हुलिया। और दूसरा क्या है? दाग। एक ठप्पा लगा देते थे उसके ऊपर। अब ये किसका हो गया? सरकारी सील लगे, मतलब सरकारी घोड़ा हो गया। अब दोबारा कोई घोड़ा वो लेके जा सकता है क्या वहां पर? नहीं। बात क्लियर हो गई? नहीं। तो दाग प्रथा, वो हुलिया की जो शुरुआत की वो किसने की? अलाउद्दीन खिलजी। स्थायी सेना उसने रखना शुरू कर दिया। भाई ऐसा नहीं कि जब युद्ध हो तभी सेना चाहिए, नहीं, स्थायी सेना होना चाहिए, चाहे लड़ाई हो या ना हो। सैनिकों को 12 महीने वेतन मिलता था। अब स्थायी सेना रखिए, उनको वेतन देना है और इनकम हमारे पास है नहीं, तो क्या किया जाए? बाजार नियंत्रण। बाजार को नियंत्रित करेंगे, सैनिकों को कम वेतन देंगे और उनको कम कीमत पे वस्तुएं उपलब्ध कराएंगे ताकि कम कीमत पे भी उनका गुजारा हो सके। अभी हमारा 1 लाख रुपए वेतन है, लेकिन महंगाई इतनी है कि 1 लाख रुपए में भी गुजारा नहीं होता, क्योंकि महंगाई ज्यादा है। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? नहीं, मैं 25,000 ही दूंगा, लेकिन 25,000 में भी मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि तुम्हारा पूरा गुजारा हो जाएगा। बात क्लियर हो गई कि उसने बाजार नियंत्रण क्यों किया? कम खर्चे में विशाल सेना का संचालन करने के लिए। ढेर सारी बातें हमें पढ़ना है। एक उलेमा वर्ग था, उलेमा वर्ग की शुरुआत इसके समय में हुई थी, क्योंकि इसने क्या किया था? धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था। धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था। तो एक उलेमा वर्ग हो गया, और शरीयत के कानून और उसके अनुसार वो अलग अलग न्याय व्यवस्था चलते रहते थे, मुस्लिमों के लिए अलग। तो उसे क्या कहा उसने? उलेमा वर्ग। उलेमा वर्ग अर्थात शरीयत कानून के व्याख्याकार, ये इनके अलग थे। इसके अलावा यदि हम देखें तो इनके निर्माण कार्य, ये वो सब पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था है उसे हम कल पढ़ेंगे। जैसे एक शहनाई मंडी नाम की एक मंडी स्थापित की थी, जहां पर सरकारी कीमतों पर खरीदी बिक्री होती थी। एक अदल शहनाई मंडी, भूमि की माप करना इसने शुरू किया। भाई लगान लेना है तो कैसे लेंगे?
भूमि की माप करेंगे। पहले भूमि को नापेंगे, इतनी जमीन है, इतना उत्पादन होता है, इतना आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे ढेर सारे सुधार इनके द्वारा किए गए। टैक्स प्रणाली में सुधार किया गया। टैक्स कितने प्रकार के होते थे उस समय? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक गैर मुसलमान, हाँ, एक मुस्लिमों से लिए जाने वाले कर दो प्रकार के थे, लेकिन इससे ऊपर दो प्रकार के। एक होता था भू राजस्व और दूसरा धार्मिक कर। क्लियर? भू राजस्व और धार्मिक कर। तो धार्मिक कर तो हमने बता दिए थे, जजिया और जकात। जजिया और जकात। तो जजिया जो है वो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, और जकात जो है वो मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। एक था उस्र और खम्स। उस्र और खम्स, ये अलग अलग प्रकार के कर। उस्र, खम्स, चराई कर, घरी कर, ये ढेर सारे कर उनके द्वारा लगाए गए थे। डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल ऐसे ही बेहतर क्लास के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।